नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके मास्टर डिवीजन क्लास में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है चैप्टर को इतने आसान तरीके से बिल्कुल बच्चों की भाषा में समझाना, ताकि हर किसी को बिल्कुल एग्जाम से पहले सब कुछ याद हो जाए। ये वीडियो सबके लिए है। अगर आपने अब तक कुछ भी पढ़ नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ रखा है और चाहते हो एक ऐसा वीडियो जिसमें आप बहुत कम समय में तैयारी कर पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें 100% कंटेंट को हमने इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। इस वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को बहुत पॉइंट टू पॉइंट, बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत इजी लैंग्वेज रखा गया है, ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो, और आसानी से याद हो जाएगा तो आप इजीली पेपर कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहला टॉपिक आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो आप लिख सकते हो इसका, वो ये है, इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उनके जैसा होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो आपके बुक से ही लिया गया है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको याद करना है, ताकि याद करने में आसानी हो। और उसमें भी ना कीवर्ड को याद कीजिए। जैसे इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उनके जैसा ही हो। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, जब अकेला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, जब सिंगल ऑर्गेनिज्म ही नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डेफिनेशन पर ध्यान ज्यादा मत देना, क्योंकि आजकल एग्जाम्पल आते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन प्रोड्यूस करता है। तो अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन टू ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल, जब दो ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों मिलकर टुगेदर प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, जब दो ऑर्गेनिज्म मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को वो उत्पन्न करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ह्यूमंस आते हैं और एनिमल्स आते हैं। एक बार जल्दी रिवाइज कर ले, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल को, जो कि सिमिलर होता है देमसेल्फ, उनके जैसा। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू इंडिविजुअल बनाता है, जैसे अमीबा और हाइड्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल। नेक्स्ट पे लेके आता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस आपको याद करके जाना है, और बहुत सिंपल तरीके से याद करना है। जैसे टू ऑर्गेनिज्म टुगेदर प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, पहले पढ़ लिया था हमने। दो ऑर्गेनिज्म मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है अमीबा और हाइड्रा, इसका एग्जांपल है ह्यूमन और एनिमल्स। इट इज फाउंड इन द हायर ऑर्गेनिज्म, ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये एग्जांपल उल्टा लिखा हुआ है, ये देखिए एग्जाम्पल उल्टा लिख दिया बच्चे ने, ये बच्चे की कॉपी है, तो बच्चे ने गलती, ये यहां पर आएगा और ये चीज यहां पर आएगा। ठीक है, ठीक कर लेना बच्चों आप। एनिमल और ह्यूमन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और अमीबा और हाइड्रा ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। ये ठीक कर लेना, ये एग्जाम्पल यहाँ का है, ये एग्जाम्पल यहाँ का है। नाउ इट इज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो अमीबा वगैरह होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, इसमें मेल गैमेट्स होता है और फीमेल गैमेट्स होता है, जैसे स्पर्म और ओवम या एग। इसमें गैमेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें गैमेट की नीड नहीं होती है। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 6 पार्ट्स होते हैं: फीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए डेफिनेशन तो जरूर याद कर लेना, बट एग्जांपल पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जांपल ही आजकल ज्यादा एग्जाम में आते हैं, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो। वापस आते हैं, सबसे पहला था फीजन। फीजन क्या होता है? व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म में, जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो दैट इज कॉल्ड फीजन। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, ये सब फीजन करते हैं, फीजन के द्वारा न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। इस पेज को जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या जाना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म की नीड होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है ह्यूमन और एनिमल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है अमीबा और हाइड्रा।
ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की नीड नहीं होती। तो बिल्कुल सिंपल, कीवर्ड्स को भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। टू ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल पर अमीबा और ह्यूमन और एनिमल इसका था, और अमीबा और हाइड्रा इसका एग्जांपल है। ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें गैमेट्स पाया जाता है, इसमें गैमेट्स की नीड नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मेथड होते हैं: फीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब फीजन क्या होता है? तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कीवर्ड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो या दो से, अब एक बात बताओ, डिवाइड होगा तो दो या दो से ज्यादा पार्ट में ही तो डिवाइड होगा। तो याद करने की नीड क्या है? तो मैंने ये याद रखो ना मेन चीज, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वो फीजन होता है। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, ये सब फीजन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। नाउ अगला पेज लेके आता हूं, मेथड ऑफ फीजन। अब फीजन को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। फीजन के अंदर भी दो मेथड होते हैं। इसमें पहला मेथड आता है बाइनरी फीजन, एक आता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन क्या होता है? व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जब दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जब कोई यूनिसेलुलर डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वो बाइनरी फीजन होता है। अमीबा और प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। वहीं अगर अमीबा, इसमें आप ये हटा देना, सिर्फ अमीबा इसका एग्जाम्पल होगा। अमीबा जो है वो बाइनरी फीजन के अंदर आता है। मल्टीपल फीजन क्या होता है? व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिज्म, जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा, मोर देन टू, दो से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है तो मल्टीपल फीजन होता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटो वगैरह में होता है, वो सब मल्टीपल फीजन के एग्जांपल होते हैं। नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? व्हेन अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये है कीवर्ड, जब सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, अब डिवाइड होगा तो दो और दो से ज्यादा पार्ट ही तो बनाएगा। तो ये कोई याद करने की चीज नहीं है। कीवर्ड क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये डिवाइड जब होता है दो या दो से ज्यादा पार्ट में तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे कि स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन मेथड पाई जाती है। बडिंग की बात करें तो इसके कीवर्ड्स याद कर लीजिए। देखिए, जो हाइड्रा वगैरह होती है ना, उनमें पहले एक बर्ड डेवलप होता है, एक बर्ड बनता है पहले, एक छोटा सा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये बर्ड, एक छोटा सा बर्ड बनता है। तीन स्टेप होते हैं, पहले बर्ड बनता है, ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप्ड होता है, इसे डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं। पहले एक बर्ड होता है, बर्ड डेवलप्ड होता है, और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। तो तीन स्टेप होता है बर्डिंग में। तीन कीवर्ड याद रखिए, पहले बर्ड बनता है, बर्ड डेवलप्ड होता है, और ये मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। अगर आप इतनी बात भी याद रखोगे ना कि बर्ड, डेवलप्ड और सेपरेट, अगर इसको भी बना के लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। बर्डिंग मेथड इसी में आता है, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। एक बार दोबारा रिवाइज करें तो इस पेज को, फीजन के अंदर दो मेथड आते हैं, एक आता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में टू न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है तो बाइनरी फीजन होता है, जैसे अमीबा। मल्टीपल फीजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन टू पार्ट, जो दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो मल्टीपल फीजन कहलाएगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब कोई सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर तो होगा लेकिन बहुत सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और वो जब डिवाइड होगा दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो वो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। स्पाइरोगायरस का एग्जांपल है। बडिंग में क्या होता है? तो पहले कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे बर्ड डेवलप्ड होता है, ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप्ड होता है, और जब ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बडिंग के नाम से जाना जाता है। अब इस चीज को आप देखो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। क्या एक्सप्लेन करा? अ बर्ड इज फॉर्म, एक बर्ड बनता है, विच डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल, जो टीनी इंडिविजुअल के रूप में डेवलप्ड होता है। तो देखिए पहला वर्ड आ गया बर्ड, पहले बर्ड बनता है। अब इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है अपॉन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर होता है तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल बनाता है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के देखो, बात तो वही कह रहे हैं जो मैंने आपको समझाया था। बात तो आप खुद भी तो लिख सकते हो, कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे बर्ड होता है, ये बर्ड डेवलप्ड होता है, और ये जब मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। इसी चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बना समझ में आ गया तो इनफ है, आप खुद लिख लेना। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है। रीजनरेशन क्या होता है? इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन,
अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी कारण से, जानबूझ के नहीं, किसी कारण से कट जाता है या टूट जाता है इनटू मेनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में अगर किसी कारण से कट या टूट जाता है, तो ईच पीसेस, हर एक पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे प्लाज्म प्लेनेरिया में ऐसा होता है, हाइड्रा में ऐसा होता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा ये रीजनरेशन के एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, ये टूट गया और टूटने के बाद ये 3 पार्ट्स में बट गए, तो हर एक जो पार्ट्स है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा 3 पार्ट्स में टूट गया, तो हर एक पार्ट एक नया हाइड्रा तैयार कर लेगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अगर किसी कारण से कट या टूट जाते हैं, तो हर एक टूटा हुआ हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसको रीजनरेशन कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, स्पीच पे यही था। रीजनरेशन में क्या बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब किसी कारण से कट या टूट जाते हैं, तो हर एक पीस जो होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप करता है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा, आप डायग्राम यहां पर देख सकते हो। अगला पेज लेके आता हूं आपके लिए, स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। तो पहले समझ लीजिए, कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कई लोग इसे बल्ब बोलते हैं, कई लोग इसे ब्लॉब बोलते हैं, सब एक ही चीज है, इसे ब्लॉब या बल्ब बोलते हैं। इन बल्ब के अंदर स्पोर पाए जाते हैं, इन बल्ब के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। अब अगर ये बल्ब किसी कारण से टूट जाए, अगर ये बल्ब किसी कारण से टूट जाएगा, तो इसके अंदर जो सीड्स होंगे या स्पोर होंगे वो यहां वहां बिखर जाएंगे, और हर एक जो सीड होगा जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। बच्चों अगर इतनी बात भी समझ लोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। सुनिए, कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ब्लॉब होते हैं, ब्लॉब के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। अगर किसी कारण से ब्लॉब फूट जाता है तो सारे सीड बिखर जाएंगे। ये सीड या स्पोर जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो हर एक सीड, हर एक स्पोर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। अब इसी चीज को देखिए, सम प्लांट है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ प्लांटों में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यही मैंने सबसे पहले कहा था। अब इसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर आर स्मॉलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। स्पोर जो होते हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वॉल से कवर होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन मतलब मॉइस्चर, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो चीज वही बोली है कि कुछ क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर पाए जाते हैं। अगर वो किसी कारण से टूट जाए और फेवरेबल कंडीशन में आ जाए, यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, तो हर एक कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये राइजोपस का एग्जांपल है, तो एग्जांपल जरूर कर लेना, राइजोपस, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव का मतलब होता है किसी का पार्ट होना, किसी का हिस्सा होना। इन मैनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें न्यू प्लांट डेवलप्ड होता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। जब हम किसी प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ, केवल ये 3 वर्ड याद कर लीजिए, जब हम किसी प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ इसका इस्तेमाल करके न्यू प्लांट उगाते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतनी बात याद रखिए, जब हम किसी प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ का इस्तेमाल करके न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो डेट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दोबारा देखिए, इस पेज पर हमने क्या जाना, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ब्लॉब पाए जाते हैं, इन ब्लॉब के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। जब ये ब्लॉब फूट जाता है तो स्पोर बिखर जाते हैं। ये स्पोर जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जब हम रूट, स्टेम और लीव्स का इस्तेमाल करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो डेट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर 2 मेथड आता है, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी 2 मेथड आता है, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या आता है, तो नेचुरल मेथड में हम लोग रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो रूट का इस्तेमाल करके स्वीट पोटैटो और डहलिया, आपने सुना होगा, ये ग्रो किया जाता है। स्टेम का इस्तेमाल करके पोटैटो और जिंजर उगाया जाता है। लीव का इस्तेमाल करके ब्रायोफाइलम जैसे प्लांट को उगाया जाता है। रूट का इस्तेमाल करके स्वीट पोटैटो, डहलिया जैसे प्लांट उगाया जाता है। स्टेम का इस्तेमाल करके पोटैटो और जिंजर जैसे प्लांट को उगाया जाता है। लीव का इस्तेमाल करके ब्रायोफाइलम जैसे प्लांट को उगाया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड में आता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। दोबारा याद कीजिए, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अब इनकी डेफिनेशन याद करने में टाइमर बर्बाद करना है, एक एक एग्जांपल याद कर लो। कटिंग में रोज आता है, लेयरिंग में जैस्मीन आता है और ग्राफ्टिंग में मैंगो आता है। एक एक एग्जांपल याद कर लो, ठीक है, इनफ है। दोबारा देख लीजिए, इस पेज पर हमने क्या जाना, इस पेज पर हमने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी 2 मेथड आता है, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या आता है, तो रूट, स्टेम और लीव का इस्तेमाल होता है। रूट का इस्तेमाल करके स्वीट पोटैटो और डहलिया को उगाते हैं। स्टेम का इस्तेमाल करके पोटैटो और जिंजर को ग्रो करते हैं। लीव का इस्तेमाल करके ब्रायोफिलम को ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग, लेयरिंग और जैस्मिन, ग्राफ्टिंग जैसे मेथड आते हैं। कटिंग में रोज आता है, लेयरिंग में जैस्मिन आता है और ग्राफ्टिंग में मैंगो आता है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना।
आगे आते हैं टिश्यू कल्चर। आजकल ये बहुत प्रचलित है विदेशों में टिश्यू कल्चर, धीरे धीरे इंडिया में भी ग्रो कर रहा है टिश्यू कल्चर मेथड। अब टिश्यू कल्चर मेथड में आपको स्टेप याद करना है। इसमें होता क्या है कि ग्रोइंग टिप ले लेते हैं प्लांट का ग्रोइंग टिप ले लेते हैं, वो टिप जो ग्रो कर सकता है, तो ग्रोइंग टिप ले लेते हैं प्लांट का, उसको हम डाल देते हैं कल्चर मीडियम में। किसमें डालते हैं? कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम आप ऐसा समझ लो, एक ऐसा सिचुएशन होता है, टेस्ट ट्यूब होता है जिसके अंदर एक पूरा एनवायरनमेंट होता है जो प्लांट को ग्रो कर सकता है। तो ग्रोइंग टिप को लेकर कल्चर मीडियम में डालते हैं। कल्चर मीडियम में जब वो डाल देते हैं ना, बहुत सारे सेल बन जाते हैं। एक सेल से, पहले हमने एक सेल लिया था, बहुत सारे सेल बन गए, उसको कैलस बोलते हैं। कल्चर मीडियम में डालने के बाद वो कैलस बनता है। कैलस जब वो बन जाते हैं, यानी बहुत सारे सेल बन जाते हैं, तो उसको निकाल के हार्मोन मीडियम में डाल देते हैं। हार्मोन मीडियम में प्लांट के वही 4 हार्मोन है, अगर आपको याद हो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, हार्मोन मीडियम में डालते हैं। हार्मोन मीडियम में डालने के बाद कुछ दिनों बाद डिफरेंशिएशन होती है, यानी प्लांट का रूट, स्टेम, लीव्स आपको दिखने लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो जब डिफरेंशिएशन हो जाए, यानी रूट, स्टेम और लीव दिखने लग जाए, तो उसको सॉइल में दबा दो, मिट्टी में दबा दो, और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये जो पूरा स्टेप आपको देख रहे हो, इसको टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया है, इसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, तो ये याद करने की नीड नहीं है। अगर आप ये स्टेप याद कर लो तो आप खुद भी लिख सकते हो। ग्रोइंग टिप लेते हैं प्लांट का, उसको कल्चर मीडियम में डालते हैं, जिससे कैलस बनता है। कैलस को हार्मोन मीडियम में डालते हैं, इससे डिफरेंशिएशन होती है। जब रूट, स्टेम और लीव दिखने लग जाता है, उसको सॉइल में दबा देते हैं, और उसके बाद न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये स्टेप याद कर लेना, टिश्यू कल्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आपसे पूछा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज बताओ, तो बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक या दो याद कर लो। एक तो इकोनॉमिकल होता है, बहुत सस्ता पड़ता है। भाई रोज है, गुलाब है, उसकी टहनी काट लो और उसे मिट्टी में दबा दो, क्या खर्चा आएगा? कुछ भी नहीं। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मेथड है। सीडलेस प्लांट, इससे सीडलेस प्लांट को भी ग्रो कर सकता है, यानी ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं पाया जाता उनको भी ग्रो किया जा सकता है बाय दिस मेथड। न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसमें जो नया प्लांट होंगे ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के जैसे, अपने जनक जैसे, अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे। इस पेज पर हमने 2 टॉपिक जाना। एक तो जाना टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर में ग्रोइंग टिप ले लेते हैं प्लांट का, उसको कल्चर मीडियम में डालते हैं, जिससे कैलस बनता है। कैलस को हार्मोन मीडियम में डालते हैं, जिससे डिफरेंशिएशन आता है, रूट, स्टेम, लीव दिखाई देते हैं। फिर प्लांट को सॉइल में डाल देते हैं, जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या क्या है? तो एक तो बहुत ज्यादा सस्ता मेथड है ये। दूसरा, इससे सीडलेस प्लांट को उगाया जा सकता है इस मेथड से। और इस मेथड में जो न्यू प्लांट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही सिमिलर होते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे बोलते हैं? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। दोबारा याद कीजिए, किसी भी फ्लावर के, मैंने आपसे क्या प्रॉमिस कर रखा, बहुत सिंपल, आसान और बिल्कुल बच्चों की भाषा में आपको पूरा चैप्टर करवा दूंगा। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लो, बहुत इजीली आपको याद रहेगा पेपर में। अगर पेपर से पहले, यूट्यूब से पहले पढ़ के जाओगे ना, ये हमेशा काम आएगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ना स्टेमन, स्टेमन मैंने अभी बताया मेल पार्ट होता है, स्टेमन जो होता है मेल पार्ट होता है। अब स्टेमन के भी 2 पार्ट होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। जो एंथर होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। इसी को मेल गैमेट्स बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पिस्टिल। पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट। तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। दोबारा याद कर लीजिए, पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो ओवरी होता है ना, वो ओव्यूल्स पाया जाता है वहां पर, इसे बोलते हैं फीमेल का गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स ओव्यूल्स होता है। मेल गैमेट्स क्या होता है? तो पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर को ना 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों में क्या डिफरेंस है अगले पेज पर आएगा। एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे बोलते हैं? तो फ्लावर को बोलते हैं। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल। स्टेमन मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। स्टेमन जो कि मेल पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन,
और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसमें जो ओवरी होता है उसके अंदर ओब्यूज पाया जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, जो पॉलन ग्रेन है उसको मेल गैमेट्स बोलते हैं फ्लावर का, और जो ओब्यूज है उसको फीमेल ओब्यूज बोलते हैं, या फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, सॉरी। टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपके इस पेज पे आ जाता है। देखिए, दोज फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोज फ्लावर विच हैव आइदर स्टैमन और पिस्टिल। ऐसा फ्लावर जिसमें या तो स्टैमन हो या पिस्टिल हो। जब स्टैमन और पिस्टिल में से कोई एक होगा तो डेट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? दो फ्लावर विच हैव बोथ, जिसमें दोनों होते हैं, जिसमें स्टैमन भी होता है और पिस्टिल भी होता है। यानी ऐसा फ्लावर जिसमें स्टैमन और पिस्टिल, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे मस्टर्ड, हिबिस्कस, ये सब जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ना पॉलिनेशन कैसे होता है? प्लांट में पॉलिनेशन क्या होता है? तो स्टैमन क्या करता है? स्टैमन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, अभी बताया था, इसे बोलते हैं मेल गैमेट्स। और पिस्टिल क्या करता है? तो पिस्टिल ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है, ये फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है। स्टैमन ने प्रोड्यूस करा पॉलन ग्रेन, पिस्टिल ने प्रोड्यूस करा ओव्यूल्स। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसको पॉलिनेशन बोलेंगे। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स का मिलना। सिंपल याद हो गया, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स का मिलना पॉलिनेशन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन, फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स, ये वाला इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स का आपस में फ्यूजन होना, इन दोनों का मिलना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अगले पेज पे पढ़ेंगे, पहले एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें स्टेमन या पिस्टिल में से कोई एक हो, जैसा पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो, दोनों पाए जाते हो, जैसे मस्टर्ड और हिबिस्कस। पॉलिनेशन क्या होता है? स्टेमन प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, पिस्टिल प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स। तो स्टेमन और पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो डेट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये वाला, एंड ओव्यूल्स, ये वाला, दोनों का फ्यूजन होना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है जी? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो आइए ये भी समझाता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है अपने ही स्टिग्मा के पास, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के पास, तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास। जब पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर पे ट्रांसफर होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो मैंने देखा बच्चों को बड़े लॉन्ग लॉन्ग आंसर याद करते हैं। सर इस स्टेप को याद कर लीजिए, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के बारे में। सीड्स कैसे बनता है देखिए, एंथर, पहले स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर, याद होगा आपको, अभी बताया था पीछे। स्टेमन का होता है एंथर, एंथर जो होता है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अब ये पॉलन ग्रेन फिलामेंट से होता हुआ, फिलामेंट से होता हुआ स्टिग्मा के पास जाता है, और ये स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक पहुंच जाता है। दोबारा स्टेप समझिए, स्टेमन के अंदर होता है एंथर, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन फिलामेंट से होता हुआ स्टिग्मा के पास जाता है, और स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक पहुंच जाता है। ओवरी में पहले से ही ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी में पहले से ओव्यूल्स होते हैं। तो यहां से तो पॉलन ग्रेन आया और पहले से ही ओव्यूल्स था, तो यहां पर होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन आया और ओव्यूल्स, पॉलन ग्रेन तो आया है, ओव्यूल्स पहले से ही था, जब दोनों मिलेंगे तो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कुछ समय बाद, जब पॉलिनेशन हो जाएगा ना, उसके कुछ समय बाद यहां पर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो। पॉलिनेशन के कुछ समय बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। पॉलिनेशन के कुछ समय बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के कुछ समय बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद सीड्स बनता है, और सीड्स के बाद फ्रूट्स बनता है। दोबारा स्टेप याद कर लोगे? चलिए स्टेप को नंबर डाल देते हैं। स्टेमन के अंदर होता है एंथर, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, फिलामेंट से होता हुआ ये पहुंचता है स्टिग्मा के पास, और स्टाइल से होता हुआ ये पहुंचता है ओवरी के पास। ओवरी में पहले से ही ओव्यूल्स होते हैं, तो दोनों आपस में मिल लेंगे, तो यहां पर बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कुछ समय बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के कुछ समय बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के कुछ समय बाद सीड्स बनता है, सीड्स के कुछ समय बाद फ्रूट्स बनता है। और अगर आप इसको बना के लिखोगे तो आपका बेस्ट आंसर होगा। रटी रटाए बात लिखने से कोई फायदा नहीं है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ डायग्राम आना था, तो डायग्राम मैं बुक से भी आपको समझा सकता हूं।
तो मैं बुक ले आता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हालांकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा सारे डायग्राम, बट एक बार स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख लीजिए। इसके डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। और लेबलिंग जरूर कर लेना। जैसे बीचों बीच है ना, ये जो बीच में बिल्कुल, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। उसी के बीच वाले में स्टाइल आता है, और सबसे नीचे ये याद रखिए, बीच वाला याद रखिए, बहुत ज्यादा आता है। सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, सबसे नीचे ओवरी। ठीक है। उसके बाद बीच वाले के इधर या बीच वाले के इधर, या तो बीच वाले के इधर होगा या बीच वाले के इधर होगा, दोनों का मतलब एक ही है। इसे बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर, उसके नीचे आता है फिलामेंट। ऊपर वाला होता है एंथर, नीचे वाला होता है फिलामेंट। उसके बाद तो सिंपल है कि इसे जो पत्ते पत्ते दिख रहे हैं ये पेटल्स है, नीचे है ये सेपल्स है। क्लियर हो गया। तो ये इसके स्ट्रक्चर जरूर करके जाना, डायग्राम जरूर बना के जाना। मैं हर किसी को, बच्चे को एडवाइस देता हूँ ऑफलाइन बैच में। ना अगला पेज लेके आता हूं, पुबर्टी क्या होती है। पुबर्टी का मतलब क्या हो, सिंपल याद रखिए, लाइफ का वो एज, वो पीरियड ऑफ लाइफ हमारे जीवन में जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। और मेन चेंजेस होता है जो हमारे गैमेट्स है ना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, ये मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं। उस एज को पुबर्टी बोलते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का वह समय वैन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जब जर्म सेल बनने लगते हैं, जैसे ओवा फीमेल में और स्पर्म मेल में। यानी हमारे जीवन का वह समय जब फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, ये दोनों का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, ये दोनों बनने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट इन द बॉडी। जब ये बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे तो दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, इस पीरियड को, सेक्सुअल मैच्योरेशन के इस पीरियड को हम पुबर्टी नाम देते हैं। अब इसमें कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में। पुबर्टी एज में कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं मेल में और फीमेल में, यानी ऐसे चेंज जो मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा। पहला, स्किन बिकम ऑयली। स्किन लड़कों का भी ऑयली होता है, लड़कियों का भी ऑयली होता है, और जिसकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं। थिक हेयर ग्रोथ, थिक हेयर ग्रोथ होता है अंडर आर्म्स में और जेनिटल रीजन में। हाँ, जो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों के अंडर आर्म्स में और जेनिटल एरिया में जो है थिक हेयर ग्रो शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे चेंजेस जो केवल मेल में होता है पुबर्टी के दौरान। पुबर्टी में कुछ ऐसे चेंजेस जो केवल मेल में होता है, वो है वॉइस बिगम टू क्रैक, वॉइस जो है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है, आवाज भारी होने लगती है। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पर थिक हेयर ग्रोथ, दाढ़ी और मूंछ का आना। चेंजेस इन फीमेल, कुछ ऐसे चेंजेस जो केवल फीमेल में होता है पुबर्टी के दौरान। तो ब्रेस्ट का साइज बिगन टू इंक्रीज, वो इंक्रीज होने लगता है। और गर्ल्स बिगन टू मेंसुरेशन, गर्ल्स के मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली 4 पार्ट्स आते हैं। 4 पार्ट याद रखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पहला टेस्टिस, दूसरा वास डिफरेंस, तीसरा यूरेथ्रा और चौथा एसोसिएट ग्लैंड। एसोसिएट ग्लैंड के अंदर 2 ग्लैंड आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल। और मैं एक एक करके इनका फंक्शन बताऊंगा। और ज्यादा फंक्शन याद मत करना, आपके एनसीईआरटी बुक उठाओगे ना, सबके एक एक फंक्शन ही दिए हुए, तो वही फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज पर हमने क्या जाना, पुबर्टी क्या होता है। द पीरियड ऑफ लाइफ, लाइफ का वह समय जब ओवा फीमेल में और स्पर्म मेल में स्टार्ट हो जाता है बनना हमारे शरीर में, इस पीरियड को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं, या हम सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, इसी को पुबर्टी का नाम दिया जाता है। और इस एज में बहुत सारे बॉडी में बदलाव आते हैं। तो कुछ कॉमन चेंजेस जो मेल में भी होते हैं फीमेल में होते हैं, जैसे स्किन जो होता है ऑयली होते हैं, जैसे पिंपल्स आने लगते हैं। हेयर का ग्रोथ होता है अंडर आर्म्स में, जेनिटल रीजन में। कुछ ऐसे चेंजेस जो केवल मेल में होते हैं, तो वॉइस जो होती है क्रैक होने लगती है, और हेयर ग्रोथ होता है फेस पर। कुछ चेंजेस जो केवल फीमेल में होती है पुबर्टी के दौरान, तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है फीमेल का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 4 पार्ट हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, एसोसिएट ग्लैंड। ग्लैंड के अंदर 2 आते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसल। ठीक है। अब मैं एक एक करके इसका फंक्शन बताता हूं। मेन तो फंक्शन याद करके जाना, लेबलिंग मैं आपको लास्ट में कराऊंगा डायग्राम। तो पहले इनके फंक्शन याद कर लेते हैं। टेस्टिस, टेस्टिस क्या करता है। अब पेयर ऑफ टेस्टिस याद रखना, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं इनसाइड द स्क्रोटम, जो कि स्क्रोटम के अंदर होता है। इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को बनाता है। देखिए मैंने आपको पहले कहा ये वीडियो ना रिवीजन पर्पस के बनाया है, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बैच में कोई बकवास नहीं करेंगे किसी से, केवल पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ पढ़ाने की बात करेंगे ताकि आपके जल्दी रिवीजन पूरा हो सके। देखिए टेस्टिस जो होता है पेयर होता है, मतलब 2 टेस्टिस होता है, ये दोनों स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना। अब आपसे पूछेगा स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। इसके अलावा रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। याद कीजिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चैप्टर 7 में बताया था। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन याद है चैप्टर 7 में, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी टेस्टिस ही तो रिलीज करता है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। हमारे जो टेस्टिस होते हैं मेल के, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। पूछेंगे क्यों, क्यों होते हैं बॉडी के बाहर, तो बिकॉज द लोअर टेम्परेचर, क्योंकि लोअर टेम्परेचर चाहिए उसको टू फॉर्मेशन स्पर्म, स्पर्म बनाने के उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ये। फिर वास्ट डिफरेंस, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को
वाज डिफरेंस का क्या काम है? ये ट्यूब होती है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, कहां से कहां तक? फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा। अब स्पर्म यूरेथ्रा के पास आ गया। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है, किसका? स्पर्म का और यूरिन का। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन रास्ता है दो चीजों का, आपके स्पर्म का और आपके यूरिन का, इन दोनों का कॉमन रास्ता है। फिर एसोसिएट ग्लैंड, तो दो ग्लैंड काम आते हैं, एक सेमिनल वेसल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये ग्लैंड कुछ तो करते होंगे, तो ये क्या करते हैं? ऐड सैक्रेशन टू स्पर्म। ये स्पर्म में सैक्रेशन ऐड कर देते हैं, ये स्पर्म के अंदर सैक्रेशन ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जब स्पर्म में सैक्रेशन ऐड हो जाता है ना, तो इससे फायदा क्या होता है? इट मेक स्पर्म फ्लूइड। इससे क्या होता है? स्पर्म फ्लूइड बन जाता है, विच इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, जो जिसकी वजह से उसका ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के बाहर आसानी हो जाता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। इसके अलावा ये जो ऐड कर रहे हैं ना सैक्रेशन, इससे स्पर्म को ना नरिशमेंट भी मिलती है, स्पर्म को नरिशमेंट भी मिलती है, ताकि वो 24 घंटे तक जिंदा रह सके, जब तक उसे ओवम नहीं मिलेगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये पूरा पेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, पूरा पेज। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में याद रखिए। टेस्टिस अब पेयर पाया जाता है, दो पाया जाता है। किसके अंदर होता है? स्क्रोटम के अंदर होता है। मेन काम क्या है इसका? स्पर्म बनाना। कहां पाया जाता है? अच्छा, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। कहां पाया जाता है? तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है। आउटसाइड क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। वास्ट डिफरेंस क्या करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है? टेस्टिस से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? तो ये कॉमन पैसेज होता है दो चीजों का, किसका? स्पर्म का और यूरिन का। एसोसिएट ग्लैंड कौन है? तो एक है सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो ये स्पर्म के अंदर सेक्रेशन ऐड करते हैं। अच्छा, स्पर्म में अगर सेक्रेशन ऐड करते हैं तो इससे स्पर्म को बेनिफिट क्या होता है? तो इससे स्पर्म जो है फ्लूइड बन जाता है। अच्छा, फ्लूइड बन गया स्पर्म, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये होगा कि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा। चलो जी, अगर ये ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, क्या का और कोई बेनिफिट है सेक्रेशन ऐड करने का? था एक और बेनिफिट और है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। क्लियर हो गया? नाउ अगला पहले लेके आता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी चार ही पार्ट्स होते हैं। ओवरी, फिलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस और सर्विक्स एंड वेजिना। दोबारा सुन लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी चार पार्ट है। ओवरी, फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूट्रस और सर्विक्स एंड वेजिना। अब एक एक करके फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरी। ओवरी क्या होता है? अ पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा ओवरी का होता है। ये करता क्या है? तो रिलीज एग, ये एग को रिलीज करता है। ये एग को रिलीज करता है ईच मंथ, हर एक महीने। ये हर एक महीने एग को रिलीज करता है, लेकिन दोनों नहीं करता। एनी वन ओवरी, देखो साफ साफ लिखा है, एनी वन ओवरी रिलीज एग। हर एक महीने दोनों में, दो ओवरी है ना, तो दोनों में से कोई एक हर महीने एग को रिलीज करेगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब लड़की का जन्म होता है ना, तो उसके ओवरी में इमेच्योर एग पाए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय से ही इमेच्योर एग पाए जाते हैं इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर। लेकिन जब वो फीमेल लड़की पुबर्टी एज में पहुंचती है, तो वन ओवरी, दोनों में से कोई एक ओवरी रिलीज करने लगता है एग हर एक महीने। क्लियर हो गया? ओवरी दो पाए जाते हैं, इनका काम है एग को रिलीज करना। दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी हर एक महीने एग को रिलीज करेगा। जब लड़की का बर्थ होता है उस समय उसके ओवरी में इमेच्योर एग पाए जाते हैं। जैसे वो लड़की पुबर्टी स्टेज में पहुंचती है, तो दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी हर एक महीने एग को रिलीज करता है। यह एग कहां जाता है? तो फ्लोपियन ट्यूब के पास जाता है। फ्लोपियन ट्यूब क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? एग को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है? ओवरी से लेकर यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्या फ्लोपियन ट्यूब का एक और काम है? हाँ, एक मेन काम है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले स्पर्म और एग का जो मिलन होता है वो यहीं पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले फ्लोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद यूट्रस आता है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेकन प्लेस, यहाँ बच्चे का विकास, फॉइटस बोलते हैं। तो इट डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस टेकन प्लेस, यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है 280 दिनों तक के लिए। दोबारा रिवाइज कर दूं एक बार, ये पूरा पे लगभग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चार पार्ट हैं, ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजिना। ओवरी क्या करता है? अ पेयर ऑफ ओवरी पाए जाते हैं, जो रिलीज करता है एग को हर एक महीने, लेकिन दोनों रिलीज नहीं करता। एनी वन ओवरी, हर एक महीने कोई एक ओवरी एग को रिलीज करेगा। जब लड़की जन्म लेती है तभी से उसके ओवरी में इमेच्योर एग पाए जाते हैं, लेकिन जब लड़की पुबर्टी एज में आती है तो दोनों में से कोई एक ओवरी हर एक महीने, ईच मंथ, एग को रिलीज करेगा। फ्लोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट करता है एग को ओवरी से लेकर यूट्रस तक। इसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है सबसे पहले। यूट्रस ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस, बच्चे का विकास यहीं पे होता है 280 दिनों तक। आगे बढ़ जाए। नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ अगले पेज में 280 डेज, 280 दिन, जिसे 9 महीने बोलते हैं।
यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। नाउ अगला आता है मेंसुरेशन साइकिल। कि मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है? मेंसुरेशन साइकिल साहब क्या समझते हो? ये पूछा जाएगा आपसे कि मेंसुरेशन साइकिल के बारे में बताओ, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। अच्छा ना, कई बार ना घुमा फिरा के भी पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि भाई जैसे एक चीज मैं देख लूं एक बार, हाँ ठीक है, यही टॉपिक है, सही सही चल रहे हैं हम लोग। मेंसुरेशन साइकिल अब घुमा फिरा के पूछते हैं कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है। तो मेंसुरेशन साइकिल होता क्या है, ये भी आप पढ़ चुके हो, मैं आपको दिखाता हूं। यूटरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। यूटरस जो होता है हर एक महीने अपने आप को तैयार करता है टू रिसीव फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूटरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। देखिए ये आप मान लीजिए यूटरस है, अब इस बात को समझिए कि ये जो है वो यूटरस है, ये यूटरस है। तो यूटरस हर एक महीने तैयार करता है अपने आप को फर्टिलाइज एग को पाने के लिए, ठीक है। द यूटरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए हर महीने अपने आप को तैयार करता है। इसकी जो लाइनिंग होती है यूटरस की, वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है हर एक महीने, एंड स्पॉन्जी हो जाता है। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके, जो फर्टिलाइज एग है ना उसको सपोर्ट कर सके। लेकिन अब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। when fertilization had not taken, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो दिस लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इस लाइनिंग की जरूरत ही नहीं। ये जो लाइनिंग बनाया था बॉडी ने, यूट्रस ने जो लाइनिंग बनाई थी, उसकी नीड ही नहीं है। तो दिस लाइनिंग ब्रेक, तो ये लाइनिंग टूटने लगेगा, क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो ये लाइनिंग टूटने लग जाएगा। एंड थ्रू वेजिना, और फिर ये वेजिना के रूप में, दिस लाइनिंग ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू वेजिना, और जब ये लाइनिंग टूट जाएगी तो अपने साथ ब्लड वगैरह बाहर निकालेगी, और वेजिना के साथ द्वारा ब्लड बॉडी के बाहर चली जाएगी, म्यूकस बनती है। दिस साइकिल टेक्स अक्रॉस 28 डे, ये साइकिल लड़कियों में हर एक 28 दिन बाद होता है, हर एक महीने, एंड कॉल्ड मेंसुरेशन साइकिल, इसी को मेंसुरेशन साइकिल के नाम से जाना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अपनी तरफ से बना के लिखना है। चलिए मैं आपको बताता हूं होता क्या। यूटरस हर एक महीने अपने आप को तैयार करता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, लेकिन अगर एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस लाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये लाइनिंग ब्रेक डाउन होता है, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड बाहर आएगा, और एग तो पहले ही बाहर आ गया था। तो एग और ब्लड दोनों मिलकर म्यूकस बनाते हैं, और वेजिना से बॉडी के बाहर आएंगे। ये हर एक 28 दिन बाद होता है, और 4 से 7 दिनों तक फीमेल के अंदर बना रहता है। इस पूरे पीरियड को मेंसुरेशन साइकिल के नाम से जाना जाता है। प्लेसेंटा क्या होती है? स्पेशल टिश्यू होती है ये। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम द मदर ब्लड, मदर के ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू की मदद से, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्रोवाइड करता है एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ, ताकि वो एक्सचेंज कर सके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल। यानी जो बच्चा है, जो पेट के अंदर है, जो एम्ब्रियो है, जो फॉइटस है सॉरी, उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ये सारा जो एक्सचेंज होगा वो प्लेसेंटा के माध्यम से एक्सचेंज होता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ, फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के बर्थ तक, द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, उसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और ये 9 महीने के होता है, 280 दिनों तक होता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? दो बातें याद रखिए, ये अलग से भी कर लेंगे, जेस्टेशन पीरियड तो अलग से भी याद कर लेंगे, प्लेसेंटा याद रखिए। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है, मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के माध्यम से न्यूट्रिशन मिलता है, जिसे स्पेशल टिश्यू बोलते हैं। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि एक्सचेंज हो सके। क्या एक्सचेंज हो सके? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल। यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन बच्चे तक जाएगा, और बच्चा जो भी वेस्ट मटेरियल निकालेगा वो प्लेसेंटा के माध्यम से मदर के ब्लड में आके मिल जाता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन, एग के फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के बर्थ तक का जो समय होता है उसे जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि 9 मंथ का होता है। आगे बढ़ जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे एसटीडी बोलते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बैक्टीरिया से होने वाला, एक वायरस से होने वाला। बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी 2 याद रखिए, गोनेरिया और सिफिलिस, और वायरस से होने वाले एसटीडी 2 याद रखिए, वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए 4 मेथड है, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड बैरियर में क्या आता है? मैकेनिकल बैरियर में आता है टू प्रिवेंट एग एंड स्पर्म, मतलब यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी एग और स्पर्म के मिलने से रोकना मैकेनिकल बैरियर कहलाता है। इसके लिए कंडोम यूज करते हैं, सर्वाइकल कैप यूज करते हैं। मेल के लिए कंडोम आता है और फीमेल के लिए सर्वाइकल कैप आता है। केमिकल मेथड में क्या होता है? तो यूज ऑफ ऑरल पिल्स, जिसमें दवाई आती है, टैबलेट आता है, ऑरल पिल्स बोलते हैं, ऑरल पिल का इस्तेमाल होता है। दी चेंज हार्मोन, यह हार्मोन को बदल देता है, हार्मोन बैलेंस को चेंज कर देता है बॉडी के
फीमेल के, सो डैट ताकि एग डज नॉट रिलीज, ताकि एग रिलीज ही ना हो, मे हैव साइड इफेक्ट, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको आईयूसीडी बोलते हैं, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी की फुल फॉर्म है, जो अगले पेज पे पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एसटीडी को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है बैक्टीरिया से होने वाला, एक होता है वायरस होने वाला। बैक्टीरिया से होने वाले दो बीमारी हैं, गोनेरिया और सिफिलिस। वायरस होने वाले दो बीमारी हैं, वॉट्स और एचआईवी एड्स। कॉन्ट्रासेप्शन के या बर्थ कंट्रोल के 4 मेथड है, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि हम एग और स्पर्म को मिलने नहीं देते, दोनों को मिलने ही नहीं देंगे। तो लड़कों के लिए कंडोम आता है और लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैप आता है। केमिकल मेथड में ऑरल पिल्स आती है, टैबलेट आता है, दवाइयाँ आता है। यह हार्मोन बैलेंस को बदल देता है ताकि एग रिलीज ही ना हो, और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी होती है। अगले पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, लास्ट पेज है हमारा, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर डायग्राम आपको बताऊंगा। इसमें कॉपर्टी लगा दी जाती है, जिसको लूप बोलते हैं। इसमें आईयूसीडी में कॉपर्टी और लूप आता है, ये प्लेस किया जाता है यूट्रस में टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, मेल का जो वास्ट डिफरेंस है, मेल का वास्ट डिफरेंस याद है ना, जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, मेल का जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको वासेक्टॉमी बोलते हैं, वासेक्टॉमी। ऐसी फीमेल का जो फिलोपियन ट्यूब होता है, जो एग को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, शॉर्ट में समझिए। जो मेल का वास्ट डिफरेंस है ना, उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसको वासेक्टॉमी बोलेंगे, और फीमेल का अगर फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करेंगे तो उसको ट्यूबेक्टॉमी बोलेंगे। ठीक है, दोनों का मेथड है। फीमेल फर्टिसाइड्स क्या होती है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड, एक फीमेल चाइल्ड को मारना, इनसाइड द वॉर्म, गर्भ के अंदर एक फीमेल चाइल्ड को मारना, फीमेल फर्टिसाइड्स कहलाता है। क्लियर हो गया, एक बार जल्दी रिवाइज कर लें। आईयूसीडी में कॉपर्टी और लूप आता है, कहां लगाया जाता है, तो यूट्रस में। क्यों, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। सर्जिकल मेथड में दो मेथड आते हैं, एक आता है वासेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी मेल के वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। फीमेल फर्टिसाइड्स क्या होता है, तो जो बच्चे होते हैं ना, फीमेल चाइल्ड होते हैं, उसको गर्भ में मारने की प्रैक्टिस कर, या उसको मारना फीमेल फर्टिसाइड्स कहलाता है। जल्दी से बच्चों एक बार डायग्राम देख लेते हैं सारे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक बार डायग्राम देख लो। देखिए इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे भी एक तो ये याद कर लेना, इसको बर्ड्स बोलते हैं, इसको बर्ड्स बोलते हैं, और ये दिख रहे हो ना, इसको ट्रैंकल्स बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है। एक ये याद कर लेना, इसको बर्ड्स के नाम से जानते हैं, बर्ड्स बोलते हैं इसको। और मेन डायग्राम ये वाला आपका हो चुका है। देखिए ये वाला डायग्राम आपका हो चुका है। ये बीच में होता है स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, सबसे नीचे ओवरी, इधर वाला एंथर, ये वाला फिलामेंट, उसके बाद पेटल्स और सेपल्स। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके कर लेना, सबसे ऊपर ये देख रहे हो ना गोल वाला हिस्सा, इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, बीचों बीच मेल जम सेल कहलाता है। ये पूरा जो ऑरेंज कलर का, इसको ट्यूब बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। इस पूरे पार्ट को ओवरी बोलते हैं, और इस बीच वाले में जो फीमेल का जम सेल होता है, जिसको ऑब्यूल्स बोलते हैं, ऑब्यूल्स। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये वाला डायग्राम देख लीजिए। ऊपर वाला पार्ट, इसमें दो, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर जो होता है उसे प्लम्यूल्स बोलते हैं, और नीचे वाले को रेडिकल बोलते हैं। याद रखोगे, फ्यूचर शूट्स होता है ये, और फ्यूचर रूट्स होता है ये। ऊपर और नीचे अलग अलग है, फ्यूचर शूट, फ्यूचर रूट। तो ये दोनों ऊपर नीचे याद कर लेना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये वाला पार्ट जो है इसे सेमिनल वेसल कहते हैं। ये जो ट्यूब है इसको यूट्रस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो आप गोल सा दिख रहे हो उसको ब्लैडर बोलते हैं। ये जो गोल सा पार्ट दिखाई दे रहा है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को पेनिस बोलते हैं। ये जो बीच में छोटा सा ट्यूब जा रहा है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इस पूरे को स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको टेस्टिस बोलते हैं। और ये जो ट्यूब है, ट्यूब पतला सा ट्यूब, इसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। फीमेल में देखिए ये वाला ओवरी होता है, दो ओवरी होते हैं, ये कनेक्ट होता है फिलोपियन ट्यूब से। ये भी फिलोपियन ट्यूब है और ये भी फिलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो होता है यूट्रस कहलाता है। यहां पर होती है सर्विक्स, और सबसे नीचे ये दोनों पार्ट वेजिना होता है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका बच्चों कंप्लीट आपका रिवीजन चैप्टर 8 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मिलता है अगले चैप्टर में। जय हिंद।